ग्रीटिंग्स एवरीवन, ये हमारा यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का 18th डे है और हमेशा की तरह जीएस के चारों पेपर में से एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप लोग ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस या ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से ज़रूर से ज्वाइन कर लें। इसमें आपको सभी पीडीएफ्स दे दी जाती हैं, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है और हमारे जो रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप अपने परफॉर्मेंस को भी घर बैठे रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सिर्फ अपने डिवाइस पे टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है और उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सर्च करके उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ये बिल्कुल ही फ्री है और इसमें आपको सभी नोटिफिकेशंस दे दिए जाते हैं। आप चाहें तो हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टू हिट हार्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय दिस इंडस्ट्री इन इंडिया, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव दिस इंडस्ट्री। हस्तशिल्प उद्योग कोविड-19 महामारी से भी बहुत प्रभावित हुआ है। भारत में इस उद्योग को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस उद्योग को बेहतर बनाने के उपाय भी सुझाएं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो है क्या और ये हमारे लिए कितना महत्व रखती है। इसके बाद हम इसके चुनौतियों को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस पूरे उद्योग को, इस इंडस्ट्री को हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं। तो अगर हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करें तो ये जो है ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे इनका काम होता है और ये जो हैंडीक्राफ्ट्स है, जो हस्तशिल्प हैं, ये हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं, ये हमारी एक पहचान बनाते हैं और साथ साथ ये हमारे सोसाइटी को भी दिखाते हैं कि हमारा समाज कैसा है। तो उस वजह से हम लोग के लिए जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि वो हमारे पूरे सोसाइटी कल्चर को दिखाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम पहले के ज़माने में जाएँ तो हड़प्पा कालीन में जाएँ तो वहाँ पे जो केव पेंटिंग्स थी उससे हमें पता चलता है कि वहाँ की उस टाइम की संस्कृति कैसी थी, वहाँ पे जो उन्होंने पेंटिंग्स की हैं। तो इसी तरीके से जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री है, जो हस्तशिल्प उद्योग है, वो हमारे संस्कृति को, वो हमारे कल्चर को दर्शाता है। जो जितने भी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये वहाँ की लोकल रिसोर्सेज जो होती हैं उनको यूज़ करके उनको बढ़ावा देती हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करती हैं। तो यहाँ पे जो लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके उनको एक अलग पहचान बनाने के लिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। आर्टिसंस एंड वीवर्स जो हैं इनकी जो पूरी जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। आर्टिसंस और वीवर्स जो है, कारीगर और बुनकर जो है, वो गरीबों के बीच में इनका तीसरा सबसे बड़ा खंड है। ठीक है, ये थर्ड लार्जेस्ट सेगमेंट है अमंग द पुअर। तो हम देखते हैं कि इनकी जो हालत है, हमेशा से जो स्थिति है वो बहुत ही पुअर रही है। ये बहुत ही एक गरीब तबके के अंतर्गत इनको देखा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है नॉन एसेंशियल आइटम्स होते हैं। जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स हैं ये गैर ज़रूरी सामान होते हैं, इसीलिए इनकी जो डिमांड्स है वो बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होती है। और जैसे कि अभी हम कोविड-19 की जो पूरे जो महामारी फैली है इसके दौरान हम देखते हैं कि जो इनके जो ये क्योंकि नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, गैर ज़रूरी सामान है, इसलिए इनकी डिमांड्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से जो हमारे जो बुनकर हैं, जो हमारे हस्तशिल्प उद्योग के जो कारीगर हैं, उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो उनकी स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई है पूरे कोविड-19 पैंडेमिक के बाद अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एटिकोपका आर्टिस्ट जो हैं, ठीक है, ये जो एटिकोपका जो है ये एक विलेज है, ये आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम के पास, विशाखापट्टनम से करीब 80 किलोमीटर दूर है। और यहाँ के जो लोग हैं ये पिछले 4 दशक से वहाँ पर खिलौने बनाते हैं। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो है इनके जो टॉयज़ ये लोग बनाते थे इसकी डिमांड बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसके लिए इन लोग ने जो भारत सरकार है उससे आर्थिक मदद की भी मांग की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो
ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको बहुत ही ज़्यादा मार पड़ी है कोविड-19 के पूरी महामारी के बाद। इसी तरीके से अगर हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के और एग्जांपल्स देखें तो वो है चिकनकारी वर्क, जो कि लखनऊ में जिसका काम बहुत ज़्यादा होता है, और बनारसी साड़ीज़ का भी काम जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, और इसको एक जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं ऐसे हस्तशिल्प उद्योग इंडिया में है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं इंडिया के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। तो इसलिए हम इसके महत्व को एक बार समझेंगे कि आखिर इसका क्या सिग्निफिकेंस है पूरे इंडस्ट्री का, या फिर क्या इसका महत्व है। अब हम एक बार उसकी बात कर लेंगे। तो इस सेक्टर की बात करें तो इसमें जो रोज़गार है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। करीब 70 लाख लोग जो हैं इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, और इसमें 500 अलग अलग जो हैंडीक्राफ्ट हैं, अलग अलग जो क्राफ्ट वर्क है उससे इसमें एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। जैसे कि कारपेट सेक्टर है, टॉयज़ इंडस्ट्री है, वीवर्स हैं, बुनकर हैं, इस तरीके मिला के करीब 500 कारीगर, 500 तरह के क्राफ्ट्स का काम जो है वो इंडिया में होता है। तो हम देखते हैं कि जो 70 लाख पीपल जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं, जैसे कि हमने बात की है प्रिजर्व, हमारी जो संस्कृति है उसका संरक्षण करता है। एक्सपोर्ट्स में इसका बहुत बड़ा हाथ है हमारे हैंडीक्राफ्ट पूरी इंडस्ट्री का। अगर हम अप्रैल से दिसंबर 2018 तक की बात करें तो इसने कितना कारोबार किया है, इसने किया है $26.63 बिलियन का। और अगर हम बात करें, अगर हम और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करें तो 2016-17 के अगर हम आंकड़े देखें, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि करीब 27 लाख लोग जो हैं, ठीक है, करीब 27 लाख लोग जो हैं वो केवल वीवर्स और एपरल इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उससे जुड़े हुए हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। हैंडलूम इंडस्ट्री जो है और जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, इससे अगर हम टोटल बात करें तो करीब 111 लाख लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। और ये जो है, अगर हम केवल उसकी बात करें हैंडलूम वीविंग एंड एलाइड्स एक्टिविटीज़ की, तो इसमें करीब 31.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 70% जो वुमेन है वो इस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। जितने भी इसमें हैंडलूम सेक्टर में जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं, उसमें से 70% जो है वो महिला है। तो महिला के लाइवलीहुड के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है पूरी हैंडलूम इंडस्ट्री। तो अब हम देखेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से चैलेंजेस है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसका कि सामना इस पूरे सेक्टर को करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत लो है, उत्पादकता जो है वो बहुत लो है। इसके भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जितना भी काम होता है ये कैसे होता है, ये ज़्यादातर हाथों से होता है, या फिर जो मशीन्स हैं वो बहुत ही स्मॉल स्केल मशीन्स होती हैं। काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्केल पे होता है, जिसकी वजह से इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इससे इनकी जो क्वालिटी है, उस जो गुणवत्ता है, जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी गुणवत्ता पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हाथ से हो रहा है। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अभाव है, तकनीक का बहुत ज़्यादा अभाव है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वहाँ पे जो उनके जो उत्पादन है, जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। जितने भी अगर कहीं पे मशीन्स लगी भी हैं, टेक्नोलॉजी है भी, तो वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो जिसकी वजह से जो यहाँ पे हैंडलूम सेक्टर है उसको एक बहुत बड़ी चुनौती है उसके ग्रो करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लो लिटरेसी या एजुकेशन, कम साक्षरता या और शिक्षा दर है। जितने भी हैंडलूम सेक्टर से जुड़े हुए जो हमारे जो ट्रेडिशनल वीवर्स हैं, या फिर ट्रेडिशनल जो हमारे कारीगर हैं, वो उनमें जो है वो साक्षरता दर बहुत ही ज़्यादा कम है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो लोग इसी काम से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी डिमांड कम होने के बाद, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ से जो लोग हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो मूव कर जाती है अर्बन एरियाज़ की तरफ दूसरे एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। तो यहाँ पे जो पुराने जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स का जो उद्योग था वो भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो यहाँ पे डिमांड कम होने के कारण से वहाँ पे नए अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि हमारा हैंडलूम सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे है।
इसके बाद हम देखते हैं कि वर्क इन इनफॉर्मल सेटिंग, अनौपचारिक व्यवस्था में काम कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे जो प्रोफेशनलिज्म है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे कि हमने बात की, लोगों के पास जब सामान बना लेते हैं तो उनके पास स्टोरेज रखने की जगह नहीं होती। मार्केट ठीक ढंग से नहीं है, शिपिंग ठीक ढंग से नहीं कर पाते, उनकी पैकेजिंग वो लोग ठीक ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि ये सब काम कैसे हो रहा है, वो अनौपचारिक व्यवस्था में हो रहा है। उनके पास मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है, पैकेजिंग फैसिलिटी नहीं है, बहुत अच्छे से पैकेजिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो जितने भी हमारे जो कारीगर हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के तरफ जो है लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। लैक ऑफ क्वालिटी रॉ मटेरियल, गुणवत्ता वाले कच्चे माल की भी बहुत ज़्यादा कमी है इस सेक्टर में। यहाँ पे जो है काम जो है बहुत, जैसे कि हमने बात की, बहुत ज़्यादा लो स्केल पे हो रहा है, तो उससे जो उनकी जो डिमांड होती है वो भी बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है, जितने भी रॉ मटेरियल्स की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा लो है, और जिसकी वजह से उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और कई बार उनको देखना पड़ता है कि जो बेकार माल भी हैं उसके लिए भी उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है। जो बेकार कच्चा रॉ मटेरियल जो है उसके लिए भी उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट, औपचारिक ऋण की कमी है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बैंक्स हैं वो देखते हैं कि ये जब भी बैंक जब कोई भी लोन देती है तो देखते हैं कि इनकी जो है रीपेमेंट की क्या ये लोग रीपेमेंट करने में सक्षम है कि नहीं है, वो बैंक हमेशा ये देखती है। तो जो कारीगर जो हैं वो बहुत ही, उनकी जो स्थिति दयनीय देखने के बाद जो है बैंक जो है उनको फॉर्मल क्रेडिट जो है वो उपलब्ध नहीं कराती है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन आना चाहिए, मैकेनाइजेशन आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है। इंफॉर्मेशन असिमेट्री, जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव है, जानकारी विषमता है, लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी जो न्यू मार्केट्स उनको कैसे खोजनी है, उनको पता ही नहीं है कि उनके जो प्रोडक्ट जो वो बना रहे हैं उसके लिए न्यू मार्केट कहाँ पर है। ना ही उनको पता है कि किस तरीके से जैसे जैसे डिमांड्स बदल रही हैं, लोगों की डिमांड बदल रही हैं, उस तरीके से कैसे अपने जो प्रोडक्शन है, अपने जितने भी वो उत्पादन या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको किस तरीके से उसमें चेंजेस लेकर आने हैं। तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा अभाव है। लैक ऑफ मार्केट लिंकेजेस, बाजार लिंकेज का बहुत ज़्यादा अभाव है, क्योंकि जितनी भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वो अर्बन एरियाज़ में होती है, और ये रूरल एरियाज़ में काम हो रहा है। तो यहाँ पे रूरल से अर्बन एरियाज़ तक की डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करने में बहुत ज़्यादा इनको मशक्क़त करनी पड़ती है, इनको बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है। डोमिनेंस ऑफ मिडिलमैन, ठीक है, बिचौलिए बहुत ज़्यादा हैं इस पूरे अगर हम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में देखें, क्योंकि वो कहते हैं कि गाँव से किस तरीके से शहर में सामान को बेचना है, इसका काम कौन करता है, वो बिचौलिए करते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो अपने पास रख लेते हैं, और कारीगर जो हैं उनको बहुत ही कम पैसा मिलता है उनके प्रोडक्ट्स का। तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं जो हमें हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से मेजर्स हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि क्या क्या सुझाव जो हैं वो जिस पर कार्य करके हम हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले काम हमें ये करना है कि हमें स्किल अपग्रेडेशन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना है, कौशल उन्नयन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना है, जिससे कि जो आर्टिसंस हैं, जितने भी हमारे कारीगर हैं, उनका और ज़्यादा विकास हो सके, उनकी गरीबी को कम किया जा सके, और साथ साथ उनके जो इनकम जनरेशन पे और ज़्यादा जोर दिया जा सके। ठीक है, उनकी आय को और बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट इज़ जीआई टैक्स, हैंडलूम इंडिया टैक्स। ठीक है, जीआई टैग उनको देना चाहिए जो जहाँ पे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा जो है उन्नत, जहाँ बहुत ज़्यादा जो एक बेंचमार्क का काम करते हैं, जो उनके लोकल कल्चर को दिखाते हैं, तो वहाँ पे उनको जीआई टैग्स देना चाहिए, हैंडलूम इंडिया का टैग देना चाहिए, जिससे कि उनकी डिमांड को और बढ़ाया जा सके, उनको जो है उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और उनकी इंटरनेशनल मार्केट को बढ़ाया जा सके। तो इसकी वजह से ज़रूरी है कि उनको जीआई टैग्स या फिर हैंडलूम इंडिया का टैग प्रोवाइड किया जा सके।
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई वाणिज्य मंच उनको उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आजकल सब चीज़ जो है वो ऑनलाइन चला गया है, तो ट्राइफेड की तर्ज पर जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री है इसको भी ऑनलाइन करने की हमें ज़रूरत है। एनजीओज, क्राफ्ट कोऑपरेटिव्स एट्सेट्रा, एनजीओ है, शिल्प सहकारिता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनको आगे बढ़कर आना चाहिए और जितने भी जो हमारी जो परंपरागत जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए। जैसे कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कि जो एनजीओज है वो जितने भी जो परंपरागत जो कारीगर हैं उनसे टाई अप करते हैं, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और जो उनको मदद करते हैं कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं डिमांड के साथ साथ, और फिर उनका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको ले जाके दूसरे अन्य जगह पर बेचते हैं। तो बहुत सारे एनजीओस इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो और ज़्यादा एनजीओस और शिल्प सहकारिता और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आगे आना चाहिए पूरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि आजकल जूम मीटिंग्स होती हैं जिससे कि लोगों को बताया जा सकता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है और उनकी नई मार्केट्स क्या हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा सकते हैं जहाँ पे कि उनके सामान को बेचा जा सकता है। वेबिनार्स किया जा सकता है जिससे कि उनकी जो पूरी जो परंपरागत जो उनकी जो प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं, ठीक है, पारंपरिक प्रोडक्ट्स जो वो बना रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता कराया जा सके। ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, उनका विज्ञापन देना बहुत ज़रूरी है, लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरीके प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो उपलब्ध हैं और ये जो है ये इंडिजिनस प्रोडक्ट हैं, ये हमारे जो देश की धरोहर है उसको दिखाते हैं। तो उसके लिए जो है हमें इसको बचाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा और इसको खरीदने के लिए हमें ब्रांडिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में लोगों को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है, लोगों में जागरूकता फैलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि हमने बात की कि 500 अलग अलग तरीके से क्राफ्ट जो है इंडिया में बनते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग जो हैंडीक्राफ्ट हैं उसके लिए अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स बना के लोगों के बीच में लेके आया जा सकता है जिससे कि लोगों को उस पूरे हैंडीक्राफ्ट या फिर क्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में पता चल सके। फिजिकल स्टिमुलस देना बहुत ज़रूरी है, राजस्व प्रोत्साहन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सरकार जो है अभी आत्मनिर्भर प्रोग्राम लेके आई है, उसके अंतर्गत अलग अलग सेक्टर्स को जो है उन्होंने फिजिकल स्टिमुलस दिया है, लेकिन उसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है। तो ज़रूरी है कि जो सरकार द्वारा इनको फिजिकल स्टिमुलस या फिजिकल पैकेज, मोनेटरी पैकेज भी दिया जा सके, दे दिया जाए, आर्थिक मदद भी दी जा सके। इसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है जिसको सरकार समय समय पर लाई है जो कि हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को और बूस्टअप करने में मदद मिलेगा। जैसे कि वोकल फॉर लोकल है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, आत्मनिर्भर प्रोग्राम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है यूपी गवर्नमेंट का। इन सब के ज़रिए जो है हम हैंडीक्राफ्ट को और अच्छा बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसके लिए हम लोग ऑनलाइन एग्जीबिशंस भी इनके लिए हम जो है ऑनलाइन एग्जीबिशंस को भी हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं जहाँ पे कि लोग जो है इंटरनेशनल जो मार्केट्स भी जो है हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को मिल सके। इसके साथ साथ जो है नॉर्थ ईस्ट एक्सपो जो 2019 हुआ था जिसको कि ज़रूरी है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकें, और जिससे कि हमने नॉर्थ ईस्ट एक्सपो 2019 को देखा था जब वो डिजिटल गया था। उसके बाद हमने देखा कि जितने भी बिम्स्टेक के जो देश हैं या फिर जो आसियान के जो देश हैं उनके साथ हमारे ट्रेड टाइज जो हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं और हमें इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान बेचने का मौका भी मिल रहा है। तो ये बहुत सारे सुझाव हैं जिससे कि हम अपने पूरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर द पेपर नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, ऑल्सो डिस्कस द इश्यूज विद जुडिशियल ओवररीच इन इंडिया। न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता के बीच अंतर बताएं। भारत में न्यायिक शक्तियों के अतिक्रमण से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा करें। मतलब कि ये जो जुडिशियल ओवररीच है उस पर उसके हमें मुद्दों पर उसके मुद्दों को भी हमें बताना है इस क्वेश्चन में।
जैसा कि हम लोग जानते हैं, बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही है कि जो हमारी न्यायपालिका है वो विधायी और जो कार्यपालिका है उसके कार्य में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत सबसे पहले हम जुडिशियल रिव्यू को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जुडिशियल एक्टिविज्म को डिस्कस करेंगे और अंत में हम लोग जुडिशियल ओवररीच को उसकी पूरा चर्चा करेंगे, जुडिशियल ओवररीच के पूरे कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके 3 पिलर्स होते हैं, उसके 3 स्तंभ होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर को कहते हैं विधायिकी, और एग्जीक्यूटिव को कहते हैं कार्यपालिका और जुडिशरी को कहते हैं न्यायपालिका। तो लेकिन जितना भी कानून बनाने की शक्ति होती है वो किसके पास होती है? वो लेजिस्लेचर के पास होती है, या फिर हम कह सकते हैं विधायिकी के पास होती है। लेकिन ये जो उनकी जो पावर है ये एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण रूप से उनको शक्ति नहीं दी गई है। वो जो भी कानून बनाते हैं उसकी समीक्षा जो है वो न्यायपालिका द्वारा की जा सकती है। इसी वजह से पूरा जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है वो है न्यायिक समीक्षा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, जब न्यायपालिका विधायक के द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है तो हम उसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा। ये जो है ये पूरी तरीके से संवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 13 में उल्लेखित है। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, इट कम्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये पूरी जो शक्ति है, जो लेजिस्लेचर को शक्ति, जो जुडिशरी को ये शक्ति जो है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही दी गई है जुडिशियल रिव्यू की, कि जो भी कार्यपालिका जितने भी कार्यपालिका द्वारा जितने भी कार्यपालिका द्वारा जितने भी आदेश दिए जाते हैं, या फिर जितने भी विधायी के जो अधिनियम होते हैं या फिर कानून बनाए जाते हैं, उसकी समीक्षा जो है न्यायपालिका द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल 13 है, यहाँ से इसको ये शक्ति मिली है। हाँ, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए जुडिशियल रिव्यू या फिर न्यायिक समीक्षा को विकसित किया गया है। तो ये जो पूरा जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जो पार्लियामेंट है और जो हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर है उन दोनों पे ही जो है उन दोनों पे ही ये लागू होता है। तो यदि कोई कानून संसद या फिर पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो कि राज्य विधायकी हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन करते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू के जरिए उस कानून को बनने से रोक दिया जाता है या फिर उसको हटा दिया जाता है। ऐसा ही अगर हम एक उदाहरण की बात करें तो आईटी एक्ट की धारा 66A या फिर 66A को हटा दिया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि संविधान में उल्लेखित जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसके ये विरुद्ध था। तो इसीलिए इस पूरे एक्ट को यहाँ पे हटा दिया गया था। तो यहाँ पे शक्ति जो है, जो पूरे न्यायालय को कौन से आर्टिकल्स देते हैं, एक बार हम उस पर भी नज़र डालेंगे। तो अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल नंबर 226 और 227 में हाई कोर्ट को ऐसी शक्तियाँ दी गई हैं कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है या फिर न्यायिक समीक्षा कर सकता है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 136 में ऐसी उसको शक्तियाँ प्रदान की गई हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म पर। जुडिशियल एक्टिविज्म को कहते हैं न्यायिक सक्रियता। तो जब भी जो हमारी जो न्यायपालिका होती है वो लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, नागरिकों के जो अधिकार हैं और सामाजिक न्याय को देने के लिए न्यायपालिका जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाती है। और यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आया है न्यायिक सक्रियता का या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म का। ठीक है, तो एक्टिव रोल टेकन बाय द जुडिशरी टू डिस्पेंस सोशल जस्टिस एंड टू प्रोटेक्ट द लॉ, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये जुडिशियल एक्टिविज्म का है। यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग नहीं है, ये यहाँ पे कोई भी संवैधानिक समर्थन नहीं है। और इसका जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ये इसका आविष्कार किया गया है इंडियन जुडिशरी के द्वारा ही, भारतीय न्यायपालिका के द्वारा ही इसको जो है लाया गया है। और इसके अंतर्गत जो है सुओ मोटो है या फिर PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, उसके ज़रिए जो है न्यायपालिका कई सार्वजनिक मुद्दों में हस्तक्षेप किया है। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो यहाँ पर जो है केशवानंद भारती केस में जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन लेकर आए थे। मतलब कि संविधान के सिद्धांत की मूल संरचना का आविष्कार किया गया था केशवानंद भारती केस में। और ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारे न्यायिक सक्रियता का।
तो जो हमारी जो न्यायपालिका होती है इसके जो इसमें ये कार्यपालिका और विधायिका को उसके कर्तव्य को, उसके कार्य को पूरा करने के लिए उनको बाध्य करता है, उनको मजबूर करता है कि वो जितना भी काम है, कार्य एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है उसको पूरे के पूरा किया जा सके। तो ये हमने बात की है पूरी जुडिशियल एक्टिविज्म की। इसके बाद हम बात करेंगे जुडिशियल ओवररीच की। ठीक है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच में बहुत ही एक थिन लाइन है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, ठीक है, जो जुडिशियल सक्रियता है, जब इसकी जो न्यायपालिका, जो हमारे न्यायालय जो है, जब इसकी लिमिट्स को क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, इसकी लिमिट्स को क्रॉस कर लेते हैं, या फिर इसका जो एक्सट्रीम फॉर्म को देखते हैं, अगर हम इसके चरम रूप को देखते हैं तो हम उसको कहते हैं न्यायिक अधिभार या फिर न्यायिक ओवररीच, जिसको हम जुडिशियल ओवररीच भी कहते हैं। तो अपने जब जुडिशियल एक्टिविज्म को बहुत ज़्यादा उसकी लिमिट्स को क्रॉस कर लेते हैं, उसकी सीमाएं को पार कर लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। इसके अंतर्गत जो है जब जुडिशरी अपनी पावर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है और तो ये कार्यपालिका और विधायकी का जो कार्य है प्रणाली में हस्तक्षेप करती है। ठीक है, ये जुडिशरी क्रॉसेस इट्स ओन फंक्शन एंड एंटर द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन। वो लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी देती है और ख़ुद से ही जो है वो कानून बनाती है। उसमें जो है वो अपना विधायकी का पूरा एक रूप ले लेती है। न्यायपालिका जो है विधायकी का रूप ले लेती है, वो खुद से एक कोई कानून या फिर अध्यादेश या फिर आदेश जो है वो पारित करती है। इसकी भी जुडिशियल एक्टिविज्म की तरह इसकी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं होती है और इसको जो है न्यायिक साहसवाद के नाम से जाना जाता है, मतलब कि जुडिशियल एडवेंचरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो न्यायिक अति सक्रियता है, मतलब कि जुडिशियल ओवररीच जो है, इसकी शक्ति कहाँ से मिलती है? इसकी शक्ति मिलती है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 142 से। सॉरी, शक्ति तो नहीं कह सकते इसको, हम कह सकते हैं कि इसके रूप में ही जो है न्यायपालिका जो है न्यायिक सक्रियता का जो यूज़ करती है वो आर्टिकल 142 के रूप में ही करती है। तो आर्टिकल 142 क्या कहता है? आर्टिकल 142 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो हमारी न्यायपालिका है, ये कोई भी न्याय देने के लिए या फिर लोगों को सामाजिक न्याय देने के लिए कोई भी जो है कोई भी निर्णय ले सकती है या फिर कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। तो ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 142। और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है जब कभी लंबे समय से जो है, काफ़ी समय से अगर कोई केस पेंडिंग है या फिर कोई आदेश पेंडिंग है, उसको देने के लिए जो है, जो हमारा जो जुडिशरी है वो जुडिशियल ओवररीच का जो है इस्तेमाल करती है। जैसा कि हमने देखा था कि यूनियन कार्बाइड केस में जिसके अंतर्गत जो है था लोगों को मुआवजा जल्दी देने के लिए जो है जुडिशियल जो हमारी न्यायपालिका थे उसने हस्तक्षेप किया था और लोगों को बोला गया था कि लोगों को जल्दी से जल्दी उनका मुआवजा दिया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जुडिशियल ओवररीच थी, क्योंकि लंबे समय से कोई निर्णय जो था वो बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग था और उसको जल्दी करने के लिए, लोगों को जल्दी मुआवजा दिलाने के लिए इस पूरे आदेश को जो हमारा न्यायालय है उसने दिया था। इसी का अगर हम और उदाहरण देखें तो जुडिशियल ओवररीच का जो हमारा NJAC बिल था या फिर 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था उसको क्रैश करना। और साथ साथ हम देखते हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने आदेश दिया था कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी नौकरशाह हैं, उनको अपने बच्चों उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में ही भेजें। तो ऐसे जो आदेश ऐसे जो आदेश दिए गए थे न्यायालय द्वारा, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है जुडिशियल ओवररीच के अंतर्गत। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि जुडिशियल ओवररीच से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इट डिस्ट्रॉयज सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन। ठीक है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, जिसमें कि ये जो पूरा जो न्यायपालिका है हमारा, ये विधायकी का भी कार्य जो है वो करने लगता है, वो कानून बनाने लगता है। तो यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो पूरा डॉक्ट्रिन है वो कहीं ना कहीं उसको नष्ट कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है,
एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकारी अधिकारी का निर्णय उसकी व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित होता है। कई बार ऐसा होता है कि सामाजिक न्याय दिलाने के आड़ में, या फिर कह सकते हैं लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उनके संरक्षण को उन मौलिक अधिकार को संरक्षण देने के लिए जो जजेस होते हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ही पूरा कर रहे होते हैं। तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी पूरा यहाँ पे हम इसको भी देख सकते हैं कि ये भी बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कमी है। यहाँ पे जो जितने भी जजेस होते हैं उनके पास इतने कई बार बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें कि जो जजेस हैं उनके पास पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास ऐसी कोई एक्सपर्टीज़ नॉलेज नहीं है, लेकिन उस केसेस में भी वो जो है उन्होंने बहुत सारे जजमेंट्स दिए गए हैं। जैसे कि उनमें वो देखते हैं कि जो कोर्ट जो है हमारा ये बहुत ज़्यादा इल इक्विप्ड है और उनके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिससे कि वो किसी भी वो जिस भी आदेश पर काम कर रहे हैं उसके वो लोग वहाँ पर इकोनॉमिक आर्थिक कॉस्ट या फिर एनवायरमेंटल कॉस्ट या फिर पॉलिटिकल कॉस्ट को वो लोग देख सकें। जैसे कि लिकर को बैन किया गया था हाईवेज पर, तो इस यहाँ पर जो है हमारी इसका बहुत ही ज़्यादा खंडन हुआ था, इसको बहुत ही ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ हुआ था, क्योंकि इसमें कहा गया था कि इससे बहुत सारे लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो चला जाएगा। लोग जो स्टेट का जो टैक्स का पैसा आता है उसमें कमी आएगी। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट जुड़े हुए थे जिसमें कि जो हमारी जो पूरी न्यायपालिका है उसने उसको अनदेखा किया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव की भी कमी को कई बार देखा गया है जुडिशियल ओवररीच के अंतर्गत। फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल रेगुलेशन, बाहरी नियमों से मुक्त होता है, क्योंकि जब भी कोई कानून विधायक के द्वारा बनाया जाता है तो जो उनकी जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, जितने भी हमारे नेता होते हैं, वो पब्लिक के प्रति उनकी जवाबदेही होती है। लेकिन जब भी कोई अगर जजेस ऐसा कोई आदेश देते हैं तो उनकी पब्लिक के प्रति कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, जवाबदेही नहीं होती। तो जिसकी वजह से उनको जो है एक्सटर्नल रेगुलेशन या बाहरी नियमों से वो एकदम मुक्त होते हैं और वो अपने प्रति केवल अकाउंटेबल होते हैं। तो इसकी वजह से कई बार देखा गया है कि जो न्यायपालिका जितने भी आदेश देती है वो जो है लोगों में अगर उसका आक्रोश भी है तो भी वो जो है वो वहाँ पे चुप बैठ जाते हैं। इंक्रीज कोर्ट्स बर्डन, कोर्ट का बोझ बढ़ता है। ऐसे जो अगर कई सारे आदेश या फिर अध्यादेश अगर कोर्ट अगर सारे ही मामलों का संज्ञान लेने लगे तो इससे क्या होता है, ऐसे कोर्ट का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अंडरमाइंस ट्रस्ट इन पार्लियामेंट, संसद में अविश्वास की स्थिति हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो कार्यपालिका है और जो विधायकी है वो अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर रही, इसीलिए जो है न्यायपालिका को उनके कार्य में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संसद में अविश्वास पैदा करती है। तो इसके लिए हम आगे क्या क्या कर सकते हैं कि इसको किस तरीके से अगर हम काम कर सकते हैं, तो ज़रूरी है कि जो मेंटेनिंग एथिकल इंडिपेंडेंस बात है जुडिशरी, नैतिक स्वतंत्रता को बनाए रखना ज़रूरी है जुडिशरी द्वारा। ठीक है, जैसे कि न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि वो उसकी जो प्राथमिक निष्ठा जो है वो जितने भी कानून है या फिर संविधान के प्रति उसकी हो, और न्यायपालिका जो है अपनी नैतिक स्वतंत्रता को बरकरार उसको रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे लिमिटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, न्यायपालिका के स्वविवेक को सीमित करना। जहाँ पे भी हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे भी आर्टिकल 142 इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी आर्टिकल 142 की, तो जहाँ पे भी आर्टिकल 142 इन्वॉल्व है वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ वो जितने भी केसेस हैं वो जो है वो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर करना चाहिए, जहाँ पे कि कम से कम जो है 5 जजेस वहाँ पर 5 जजेस हों, जिससे कि जो 5 अलग अलग माइंडसेट को देख के ही कोई भी निर्णय लिया जा सके। फीडबैक होनी बहुत ज़रूरी है, प्रतिपुष्टि होनी बहुत ज़रूरी है। जब भी आर्टिकल 142 के अंतर्गत कोई भी ऑर्डर दिया जाए, कोई भी कानून बनाया जाए, तो ज़रूरी है कि उसकी 6 महीने बाद उसकी जो है उसकी समीक्षा की जा सके, उसको देखा जा सके कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो ज़रूरी है, अगर डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज़म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है हमारी डेमोक्रेसी जो है वो एक ट्रू डेमोक्रेसी कहलाएगी। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि जो भी अगर जो जितनी भी जुडिशियल ओवररीच है उस पर हमें नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम पेपर नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करेंगे और क्वेश्चन है डिफाइन वाटर स्ट्रेस, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वाटर स्ट्रेस इन इंडिया एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन। जल प्रतिबल को परिभाषित करें, भारत में जल प्रतिबल के कारण क्या है और सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं। अब हम इस क्वेश्चन पर पूरा चर्चा कर लेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर वाटर स्ट्रेस होता क्या है, मतलब कि जल प्रतिबल क्या होता है, या फिर हम जल संकट की बात करेंगे कि क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि आखिर जल संकट इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। हम उसके रीज़न को देखेंगे, कारणों को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कि सरकार द्वारा कौन कौन से ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कि जल संकट को दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वाटर स्ट्रेस की या जल प्रतिबल की, या हम जिसको कह सकते हैं जल संकट की, तो उसको कहते हैं कि जब जो पानी की जो मांग है, पानी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी जो मात्रा जो उपलब्ध है उससे, ठीक है, जब पानी की मांग उपलब्ध मात्रा से अधिक हो जाती है तो हम उसको कहते हैं जल संकट। लोगों के पास जो है उनके काम करने के लिए, उनके पीने के लिए, उनके डेली यूज़ के लिए जब पानी उपलब्ध नहीं होता, उनकी डिमांड जब फुलफिल नहीं होती तो हम उसको कहते हैं जल संकट। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं इस तरीके से कि पानी की खराब गुणवत्ता के कारण जो है इसका उपयोग नहीं कर पाते, जो इतना भी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हम उस पानी को यूज़ में ही नहीं लेकर आ सकते, तो उसको भी हम कहते हैं जल संकट। क्योंकि वो पानी जो है वो किसी काम का नहीं है, उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा दूषित है, पोल्यूटेड है, उसकी गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, इसको भी हम जल संकट का नाम देते हैं। इसके बाद डिटेरियोरेशन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, जब जो ताज़ा पानी होता है उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता और मात्रा में दोनों में कमी आ जाती है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कमी आ जाती है, तो हम उसको भी जल संकट का नाम देते हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करें तो कुछ आंकड़ों की, तो हम बात करेंगे 2019 में, ठीक है, पिछले साल वाटर स्ट्रेस इंडेक्स को निकाला गया था। ठीक है, वाटर स्ट्रेस इंडेक्स को लेकर आया गया था, जिसके अंतर्गत इंडिया को 46, ठीक है, 46 अत्यधिक जोखिम वाले देश में रखा गया था। तब हम देखते हैं कि इंडिया में जो जल संकट है वो बहुत ही ज़्यादा है, और इंडिया में जो 20 बड़े शहर हैं उसमें से ये बताया गया कि जो इंडिया के जो 20 बड़े शहर हैं उसमें से करीब 11 बड़े शहर ऐसे हैं जो कि जहाँ पर कि जो जल संकट है वो अत्यधिक जोखिम वाला है, एक्सट्रीम रिस्क पर है, और 7 बड़े शहर ऐसे हैं जहाँ पर कि हाई रिस्क है, जल संकट का बहुत हाई रिस्क है, उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं जल संकट के संबंध में। तो हम देखते हैं कि जो इंडिया में जल संकट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद हम इसके कारणों की बात करेंगे कि आखिर ऐसा किन कारणों से हो रहा है कि यहाँ पे जो वाटर स्ट्रेस लेवल जो है वो इतना ज़्यादा हाई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जल संसाधन का अधिक शोषण। ठीक है, जितने भी हमारे जितने भी हम जो वाटर रिसोर्सेज हैं हम उसका बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। जितनी हमारी डिमांड है उससे ज़्यादा हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिसके कारण से जो हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, जो एक्वीफर्स हैं वो रिचार्ज नहीं हो पा रहे, रिप्लेनिश नहीं हो पा रहे, जिस वजह से हमें जो जल संकट जो है उसको झेलना पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, जैसे कि हम पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो इस वजह से भी जो है जो हमें जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई की वजह से भी हमारा जो जल संकट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो जो जितना भी हमारा ग्राउंड वाटर है जितना भी हमारी जो सिंचाई होती है उसमें करीब 2/3 जो पानी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर जो है उसका जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे जा चुका है, जिसकी वजह से भी हम लोग जो पानी है जो है हमें उसके संकट को देखना पड़ रहा है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी जो फसलें हैं जैसे कि शुगर केन है, चावल है, गन्ना है, चावल है, जो कि वाटर इंटेंसिव है, जिसमें कि पानी की बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस वजह से भी जब उनकी इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर का यूज़ होता है तो वहाँ उन क्षेत्रों में जहाँ पे इनकी खेती की जा रही है, इन सब फसलों की खेती की जा रही है, वहाँ पर जल संकट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से भी जो है हमें जल संकट को देखने को मिलता है, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कुछ ही क्रॉप्स के लिए सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। तो
जिन फसलों के लिए जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको घोषित किया जाता है, फार्मर्स चाहते हैं कि हम उसी फसल को उगाएं। तो जिसके लिए चावल जो है बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, क्योंकि उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को घोषित किया जाता है। तो जिसकी वजह से चावल को, जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो जो ऐसे रीजन है जहाँ पे कि बारिश नहीं होती, जहाँ पर कि जो सूखे प्रदेश हैं, वहाँ पे भी जो फार्मर्स होते हैं वो ग्राउंड वाटर से जो है इरिगेशन करते हैं चावल की खेती करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो जल संकट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इरिगेशन की वजह से, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन की, या फिर हम शहरीकरण की बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो करीब करीब 32% जो हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कहाँ रह रही है, वो अर्बन एरियाज़ में रह रही है। तो और जो अर्बन एरियाज़ जो है वहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो वहाँ के जो वाटर रिसोर्सेज हैं और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर उसका प्रेशर जो है और ज़्यादा बढ़ेगा नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो जिस वजह से हम लोग को हम लोग को जल संकट का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ में जो है केवल 2% जो है अर्बन एरियाज़ में जो है वो वाटर सीवेज सिस्टम लगाए गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो केवल 2% ऑफ द अर्बन एरियाज़ में ही यहाँ ऐसी सुविधा जो है वो मौजूद है। तो अर्बनाइजेशन की वजह से भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है। लैक ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जैसे कि हमने बोला जल उपचार संयंत्रों की कमी है। तो इंडिया में जो रिसाइकल जो होता है, वाटर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, जिससे कि हम जो वाटर है उसको रिसाइकिल नहीं कर पाते हैं। जोग्राफिकल वेरिएशन, भौगोलिक भिन्नता की वजह से भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं उनकी जहाँ पे कि जिनकी भौगोलिक कारण ऐसे हैं कि उनकी वजह से वहाँ पर जो है पानी के संकट हमें देखने को मिलता है। जैसे कि विदर्भा रीजन है, मराठवाड़ा रीजन है, वहाँ की भौगोलिक कारणों की वजह से वहाँ पर जल संकट को हमें देखने को मिलता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे उनके जो वाटर की डिमांड है वो भी अत्यधिक होगी, और वहाँ पे अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो डिमांड पूरी नहीं होगी, और इसको हम जल संकट का नाम देते हैं। रेनफॉल वेरिएशन, वर्षा की भिन्नता के कारण भी जो है यहाँ में जल संकट का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें, ठीक है, अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें, राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में वहाँ पे जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, वहाँ पे जल संकट उत्पन्न होता है। इसी तरह अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट रीजन की, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे बहुत मानव जनित ऐसे कारण है जिसकी वजह से हमें जल संकट देखने को मिलता है। जैसे कि वहाँ पे माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ जो हैं उसका बहुत ही कम उपयोग होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें जल संकट देखने को मिलता है। इसके बाद माइनिंग है, पॉल्यूशन है, खनन है, प्रदूषण है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो पानी की गुणवत्ता है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है, जिसको कि हम जल संकट का नाम देते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो कि वाटर स्ट्रेस के जो हैं रीजंस हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, सरकारी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि भारत सरकार लेके आई है जिससे कि जल के संकट को कम किया जा सके। तो सबसे पहले है पीएम कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जो कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लोकल एरिया वाटर बंस क्रिएटेड अंडर मनरेगा के तहत वर्षा जल संचयन, स्थानीय क्षेत्र के पानी के बांध का निर्माण करना। तो अगर मनरेगा के अंतर्गत जो है वाटर को कंजर्व करने के लिए अगर हम वहाँ पे लोकल स्टोरेज टैंक्स अगर हम निर्मित करते हैं, या फिर हम जो स्थानीय बंध बनाते हैं, तो स्थानीय क्षेत्र में बांध बनाया जाता है, तो इससे क्या होगा, इससे दूर दराज के इलाके से जो पानी को लाया जाता है उसको हमें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोकली जो है वाटर रिसोर्सेज को हम जनरेट कर सकते हैं,
पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल करके लोगों द्वारा लोगों को स्वच्छ पानी की जो सप्लाई है उसको कर सकते हैं। तो ये जो है मनरेगा के अंतर्गत अगर हम इसको ऐसा काम करते हैं तो हमें तो कहीं ना कहीं हमें जल संकट को दूर करने में मदद मिलेगी। जल क्रांति अभियान, ठीक है, जल क्रांति अभियान क्या है, इसमें जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जो कि जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, जो कि सूखे प्रदेश हैं, जहाँ की एरिड सेमी एरिड एरियाज जो है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे 2 गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे कि वाटर कंजर्वेशन की फैसिलिटीज़ बनाई जाती हैं और उसको एक मॉडल विलेज की तरह उनको प्रमोट किया जाता है और आसपास के गांव को प्रेरित किया जाता है कि वो भी इस तरीके से वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटीज़ को अपनाएं। ऐसे ही वाटर कंजर्वेशन की जो प्रणालियाँ हैं उसको अपनाएं और पानी को जो है कंजर्व करने में मदद मिलेगा इससे हमें। नेशनल वाटर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, इसके अंतर्गत जो है पानी को बचाने का प्रमोट किया जाता है कि पानी को बचाया जाए। पानी के जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट जो है उसको कम करना है, या फिर वाटर की जो एफिशिएंसी है उसको 20% तक बढ़ाने का काम बढ़ाने का लक्ष्य जो है वो नेशनल वाटर मिशन या फिर राष्ट्रीय जल मिशन में रखा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे जल जीवन मिशन की, ठीक है। जल जीवन मिशन जो है इसके अंतर्गत जो है जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं, जितने भी ग्रामीण इलाके में जितने भी घर हैं, उसमें घर घर में पाइप्ड वाटर लाइन, ठीक है, जो पानी है उसको पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2024 तक, ठीक है, जल जीवन मिशन में। इसके बाद है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। इसके अंतर्गत जो है जितने भी रूरल, ठीक है, इसमें जितने भी रूरल एरियाज़ हैं उसमें जो है लोगों को सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी जो है उसको उनको साफ़ प्रोवाइड कराया जाएगा। उनको जितने भी खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए जो पानी है, साफ़ पानी उपलब्ध कराया जाएगा, इसका ये लक्ष्य है। इसके बाद हम बात करेंगे नीति आयोग कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की, नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन सूचकांक की। इसमें बहुत सारे जो है इन्होंने बहुत सारे पैरामीटर्स लिए हैं और इसमें रेटिंग की है कि किस तरीके से जो है वाटर को मैनेज किया जा सकता है, उसको कंजर्व किया जा सकता है। ये नीति आयोग द्वारा पूरा इंडेक्स जो है वो बनाया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे कि आगे हम और क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे कि हमें जल संकट को दूर करने में मदद मिले। तो सबसे पहले है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, मतलब कि सतत जल प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर को कंजर्व करने का, वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और जितने भी जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बांध बनाना, ये सब इसके अंतर्गत आता है जिससे कि हम सतत जल प्रबंधन कर सकें। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो हमारे जो पानी की गुणवत्ता है हम उसको कम होने से बचा सकें और जो जल है उसको हम रिसाइकिल कर सकें और उसको उपयोग में लाया जा सके। बेटर सीवेज ट्रीटमेंट है, बेहतर मलजल उपचार है, सीवेज ट्रीटमेंट है जिसको कि रिसाइकिल किया जा सके। स्प्रेड अवेयरनेस, लोगों के बीच में जागरूकता फैलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। जितना भी ग्राउंड वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। अगर हम इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर देंगे, अत्यधिक शोषण करेंगे तो ये हमारे खुद के लिए एक संकट उत्पन्न हो सकता है। तो लोगों को बताना है कि कैसे वाटर को कंजर्व करना है, उसको इसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी का संग्रहण करना है जिससे कि ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करने में, एक्विफर्स जितने हैं उसको रिप्लेनिश करने में, उनको रिचार्ज करने में हमें मदद मिल सके। इसके साथ साथ हमें जो पानी है उसके रीयूज़ को बढ़ावा देना है। उसके जो पानी का जो हम खर्च करते हैं उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है और जो पानी है उसको रिसाइकिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि जितने भी जो वाटर है उसकी प्राइसिंग की जाए, उसकी इफेक्टिव प्राइसिंग की जाए, ठीक है, अफेक्टिव प्राइसिंग की जाए ताकि जो लोग जो हैं वो इसका अधिक से अधिक शोषण ना कर सकें, क्योंकि जब लोगों को पैसा देना होगा तो वो उसका जो यूज़ है वो जो है वो बहुत ही सोच समझ कर करेंगे। इसलिए इफ़ेक्टिव प्राइसिंग रखनी बहुत ज़रूरी है। हर क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पर लोगों की क्या देने की, कितना खर्च करने की क्षमता है उसके हिसाब से जो है वाटर का प्राइस रखना चाहिए। माइक्रो इरिगेशन का हमें यूज़ करना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे
हाँ, बहुत सारी ऐसे माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स हैं जिसका हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम जल को जल जो वाटर एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है। इस तरीके की तकनीकों द्वारा हम जो जल के जो हम कम जल से जो है अत्यधिक जो है इरिगेशन कर सकेंगे, जैसा कि हमारा लक्ष्य है जैसा कि हम लोग ने लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत की पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो हमारा जो लक्ष्य रखा गया है उसको भी हमें पूरा करना चाहिए, ताकि जो है हम कम से कम पानी में जो है बेहतर फसल को उगा सकें। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि पानी की कमी है, जहाँ पे कि वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में ऐसी फसल लगाई जाए जिसमें कि पानी की मात्रा की पानी की जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो, जैसे कि मिलेट्स है, बाजरा है, इस तरीके की फसल को उगाया जाए। ज़रूरी है कि हम लोग जो है पब्लिक की अवेयरनेस, लोगों को अवेयर कराएं, लोगों में जागरूकता फैलाएं कि वाटर की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है और उसको कंजर्व करना है और उसका जो है अत्यधिक शोषण नहीं करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। अगर हम नीति आयोग की बात करें, ठीक है, नीति आयोग की बात करें तो उसने एक इंडेक्स निकाला था जिसमें कि इंडिया की अगर हम रैंकिंग देखें क्वालिटी ऑफ वाटर में, पानी की गुणवत्ता में, तो इंडिया की रैंकिंग है 122 देशों में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया में जो पानी की क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब है और इंडिया में 70%, ठीक है, 70% पानी ऐसा है जो कि पीने योग्य नहीं है। ये नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया है। तो हम देखते हैं कि जो वाटर स्कैरसिटी है, ठीक है, जो जल संकट है, ये अलग अलग जगह हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से जो है डिपेंड करता है उसकी रेनफॉल में, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, उस हिसाब से वाटर स्कैरसिटी जो है वो तो निर्भर करता है उस पर। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर की जो है स्कैरसिटी है वो ऑल ओवर इंडिया जो है एक समान बनी हुई है। तो ड्रिंकिंग वाटर की जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसमें इंडिया जो है यहाँ पे इस क्षेत्र में जो जल संकट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये हमने बात कर ली है पेपर नंबर 3 की क्वेश्चन की। अब हम चलेंगे पेपर नंबर 4 की तरफ और क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस, हाउ डज इट मैनिफेस्ट इन द पब्लिक डोमेन। अंतरात्मा के संकट से क्या अभिप्राय है, ये सार्वजनिक डोमेन में कैसे प्रकट होता है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को पूरा देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस होता क्या है। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस को हम कहते हैं विवेक का संकट या फिर अंतरात्मा के संकट भी कहते हैं। तो हमारे जो अंतर्मन की जो आवाज़ होती है, जो ये हमें क्या बताती है, ये हमें राइट या रॉन्ग बताती है, ठीक है। ये हमें बताती है कि सही और गलत के बीच में अंतर बताती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये नैतिक और अनैतिक हमें बताता है कि क्या चीज़ नैतिक है और क्या चीज़ अनैतिक है। तो जब भी हमें कोई देख रहा नहीं होता है, जब भी हम अकेले में होते हैं, तब हम किस तरीके से कार्य करते हैं, तो वो हमें बताता है कि हमारी जो कॉन्शियस है, जो हमारी अंतरात्मा है, वो हमें क्या करने को अलाउ करती है, हम उसको कहते हैं कॉन्शियस या फिर अंतरात्मा की आवाज़। और जो फ्रॉइड हैं, ठीक है, जो फ्रॉइड हैं, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कॉन्शियस को जो है सुपर ईगो का नाम दिया था, ठीक है, उन्होंने सुपर ईगो का नाम दिया था। और तो ये हमारी जो है ये अंतरात्मा की आवाज़ होती है। तो अब ये अंतरात्मा का संकट क्या होता है या फिर विवेक का संकट क्या होता है, अब हम ये देख लेंगे, ठीक है। तो विवेक का संकट होता है कि जब हम नैतिक दुविधा में होते हैं, जब हम ठीक है, ये हमें नैतिक दुविधा को दिखाता है। कि जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें एक नैतिक विविधा, जब हम नैतिक दुविधा को फेस कर रहे होते हैं तो उसे कहते हैं विवेक का संकट। मतलब कि जब हम ये फैसला नहीं कर पाते कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, तो उसको हम कहते हैं अंतरात्मा का संकट या फिर विवेक का संकट। इसमें हम कोई एक विकल्प को चुनना जो है वो हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इसको कई बार कहा जाता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इसमें जो हमारे पास जो विकल्प होते हैं, दो विकल्प होते हैं, वो दोनों ही हमें अपनी तरफ काम करने के लिए खींच रहे हैं। हम दोनों कहीं कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किसी एक विकल्प को चुनना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है, या फिर हमें एक विकल्प जब हम चुनने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि
कि अगर कहीं पे कोई सिविल सर्वेंट है, वो वहाँ पे राशन वितरण की पूरे उस राशन वितरण को देख रहा है, और ये है कि अगर कोई बूढ़े कोई ओल्ड एज पीपल है, उनका अगर फिंगरप्रिंट्स जो है वो मैच नहीं कर रहा, तो उनके पास एक तो वो जो सिविल सर्वेंट है वहाँ पे वो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस से गुजरते हैं, विवेक का संकट होता है कि क्या इनको जो है खाने की सामग्री जो है, खाद्य सामग्री जो है वो उपलब्ध कराई जाए, इसके बावजूद कि इनका जो फिंगरप्रिंट्स है वो मैच नहीं हो रहा, या फिर इनको वापस भेज दिया जाए ये कह के कि इनका फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहा और उनको भूखा रहने दे, उनको जो खाद्य सामग्री है उससे उनको अभाव हो। तो ये जो है ये एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है कि विवेक का संकट है कि क्या करना ज़्यादा उचित रहेगा, अपने ड्यूटी के प्रति प्रतिबद्ध रहना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर जो है जो ओल्ड पीपल हैं उनको खाद्य सामग्री पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है कि आप दोनों चीज़ करना चाह रहे हो, आप अपनी चाहते हो कि जो ड्यूटी है उसकी तरफ भी आप प्रतिबद्ध रहो, और साथ साथ जो आप ओल्ड एज पीपल हैं उनके तरफ उनकी भी जो समस्या है उनको हल कर सको। तो ये एक अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। तो ये जो है, ये जो पूरा जो विवेक का संकट जो है, ये मिसमैच किसके बीच में, हमारे जो एक्शन है, हमारे कार्य और हमारे नैतिकता या जो हमारे आदर्शों के बीच में बेमेल को दिखाता है। जब भी कोई ऐसा हम कार्य करते हैं जो कि हमारे जो कॉन्शियस जो हमें अलाउ नहीं करती, या फिर जो हमारे जो अंतरात्मा है या हमारे जो नैतिक मूल्य के जो अगेंस्ट होता है, जब हम वो करते हैं तो हम उसको कहते हैं विवेक का संकट या फिर अंतरात्मा का संकट। तो हाउ डज इट मैनिफेस्ट इन पब्लिक डोमेन, ठीक है। तो ये सार्वजनिक डोमेन में कैसे प्रकट होता है, अब हम एक बार एक चर्चा उस पर कर लेंगे। तो सबसे पहले है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग लेते वक्त हमें बहुत ज़्यादा जो कई बार जो होता है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस जो है हमें उसका सामना करना पड़ता है। क्यों? जैसे कि सिविल सर्वेंट्स का काम क्या होता है, पॉलिसीज़ को बनाना, जितनी भी हमारे पास जो सीमित संसाधन है उनको देखना कि उसको किस तरीके से यूज़ किया जा सके जिससे कि लोगों को बेनिफिट हो। तो उसमें कई बार जो है डिसीजन मेकिंग डिसीजन बनाते वक्त, निर्णय लेते वक्त एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस होता है कि जो भी हम निर्णय ले रहे हैं उससे कुछ कॉरपोरेट्स को फ़ायदा हो रहा है, या फिर कुछ विशेष व्यक्ति या कुछ विशेष वर्ग को हम बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, या फिर हम वो सोसाइटी एट लार्ज के लिए काम कर रहे हैं, हम पूरे जो आम समाज है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये निर्णय लेते वक्त हमारे पास कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियस हमें देखने को मिलता है। इसके बाद है डिलेमा, ठीक है। दुविधा में होते हैं क्योंकि हम कई बार होता है जो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स हैं, जो हमारे को ड्यूटी करना है, जो हमने ज्वाइनिंग करने के पहले जो हमने शपथ ली थी, प्रोफेशनल हमारे जो वैल्यूज़ हैं और जो हमारी पर्सनल वैल्यूज़ हैं उनके बीच में कई बार द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो इसके बीच में हमें जब उस समय हमें डिलेमा बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारे क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस को दिखाता है। विसल ब्लोइंग, ठीक है, ध्यान आकर्षण करना। इसका मतलब है कि कई बार जैसे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं या फिर जो पब्लिक डोमेन में काम कर रहे हैं, वो जब सिस्टम में होते हैं तो उन्हें वहाँ की खामियों के बारे में पता चलते हैं, उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो वो उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ अपनी उठाते हैं, या फिर वो जो है वो जो है अपने जो उनके जो कलीग्स हैं उनके कहने पर चुप रहते हैं। तो यहाँ पर भी क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस हमें देखने को मिलता है। पॉलिटिकल प्रेशर, राजनीतिक दबाव, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको कार्य करने के लिए उनके जो पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो पॉलिटिकल प्रेशर जो के ज़रिए जो पॉलिटिकल प्रेशर में जो वो लोग काम करते हैं, तो वो जो है वो उनकी अंतरात्मा जो है वो उनको कई बार जो है तो अलाउ नहीं करती कि आप इस तरीके से काम करिए। तो यहाँ पर भी हमें क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस देखने को मिलता है। पब्लिक एक्टिविज्म, जनता की सक्रियता की वजह से भी यहाँ पे भी हमें कई बार देखने को मिलता है कि विवेक का संकट उत्पन्न होता है। जैसे कि कई बार ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन से भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लोगों को पेसिफाई करने के लिए, लोगों को शांत करने के लिए कई बार जो है अपनी गलतियां माननी पड़ती हैं। लेकिन अपनी गलती मानने के जो प्रशासन की गलती मानने के का अर्थ होता है कि जो लोगों का जो ट्रस्ट है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है प्रशासन की तरफ, वो कम होता है। तो यहाँ पर भी विवेक का संकट हमें उत्पन्न होता है। तो
इसलिए जो यहाँ पे जो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है, इसको डील करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं, प्रोफेशनल एथिक्स हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, तभी एक सिविल सर्वेंट जो है वो इफ़ेक्टिवली काम कर सकता है। ठीक है, सो ये हमने पूरे पेपर 4 की भी बात कर ली है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।